सरस्वती जी और उनकी बहू रश्मि के बीच एक दिन बहस छिड़ जाती है। आखिर किसका काम ज्यादा आसान है, बहू का या सास का? माँ जी, सास को काम ही क्या है, आपके सारे काम उंगलियों पे तो हो जाते हैं। कुछ भी। हाँ, हिसाब तो उंगलियों पे ही हो जाता है ना। अरे बेटा, ऐसा सिर्फ अभी लगता है। जो मुझे करना पड़ता है ना, वो तुझे करना पड़े तो समझ आएगा कि असली काम का पहाड़ कैसा होता है। ठेले बराबर वजन भी नहीं है आपके काम में, और बात पहाड़ों के वजन की कर रही हैं आप। तू ऐसा करती ही क्या है घर में बेटा, ये तो बता मुझे। मैं थोड़ी ना कुछ करती हूँ, सब जादू से हो रहा है इस घर में। अरे एक दिन मेरा काम करोगी तो समझ आएगा। ओके ओके, शट अप। कल से मैं घर के काम करूंगी और तू मेरी जगह हर चीज का हिसाब रखना, ठीक है? ठीक है, ये भी कर लेते हैं। ये सास बहू की डील के बारे में रश्मि के पति अमन को नहीं पता था, और ना ही अमन के पिताजी सुरेश जी को। पर गेहूं के साथ साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, ये दोनों भी पीसने वाले थे। सुबह अमन उठकर रेडी होता है ऑफिस जाने के लिए, तो पता है उसके कपड़े नहीं निकले हुए हैं। अरे रश्मि, तुमने मेरे कपड़े नहीं निकाले? अपनी माँ से पूछो ना, उन्हीं का काम है ये। अमन अपनी माँ के पास जाता है। अब मेरे कपड़े आज आप देने वाले हो क्या माँ? हाँ, देना तो मुझे ही चाहिए, पर तेरी बहू ने कपड़े धोने ही नहीं डाले, तो कोई भी धुला हुआ कपड़ा नहीं है बेटा। हैं? ऐसा क्यों? कपड़े तो धोने आप ही देते हो ना माँ? अरे बहू ने तुझे बताया नहीं, अब हम अदल बदल गए हैं। मैं अब बहू और तेरी बीवी सास। अमन परेशान हो गया। वो बिना इस्त्री के कपड़े पहनकर ऑफिस चला गया। सरस्वती जी अपने घुटने के दर्द के कारण झुककर घर साफ नहीं कर पा रही थी, और ना ही खाना बनाना याद रख पाई। उधर रश्मि पहले ही दिन घर की चाबी घुमा चुकी थी और 300 रुपए का हिसाब अलग नहीं मिल रहा था। पर दोनों का ही घमंड कैलाश पर्वत से भी बड़ा था, और दोनों ही खेमे एक दूसरे की बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। शाम को जब सुरेश जी और अमन खाना खाने बैठते हैं, तो सरस्वती जी उनके सामने गाजर और पपीते लाकर रख देती हैं। अरे माँ, ये क्या है? ख्याली पुलाव के साथ सलाद। माँ जी खाना बनाना भूल गई लगता है। अरे एक एक चमन्नी का हिसाब है मेरे पास, खाना बनाना कैसे भूल जाऊंगी? ये तो मैंने पढ़ा था कि फल फ्रूट खाने से सेहत अच्छी रहती है, इसीलिए ये ले, एक फल खा ले। रात को सुरेश जी और अमन अपनी मीटिंग बिठाते हैं अकेले में। बाबूजी, इनकी लड़ाई के कारण ना हमें ठीक से खाना मिल रहा है, उल्टा घर के सारे काम रुक गए हैं। हाँ बेटा, 2 भैंसों की लड़ाई में बेचारे खेत के पौधों का भी नुकसान हो रहा है। पर पापा, क्या बताऊं आपको, मैंने माँ को इस महीने की 2 तारीख को बिजली के बिल के पैसे दिए थे। आज बिल भरने के लिए मांगने गया तो पता चला कि रश्मि उन पैसों से गैस सिलेंडर ले आई। अच्छा, तो सिलेंडर के पैसों का क्या हुआ? अब सिलेंडर के तो कोई पैसे नहीं थे बाबूजी, हमारे घर पर गैस की पाइपलाइन लगी है ना। बेटा, इन दोनों का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अपने घमंड के चक्कर में पूरा घर बर्बाद कर डालेंगे ये दोनों। अमन और सुरेश जी काफी सोच विचार के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। रात ही को दोनों अपनी पत्नियों की अलमारी से नई साड़ी निकालते हैं, और सुबह जब रश्मि और सरस्वती जी उठते हैं तो देखते हैं कि दोनों पति साड़ी पहनकर चढ़ाव पर सब्जियां काट रहे हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब? आप दोनों अदल बदल हो सकते हो तो हम क्यों नहीं? अरे क्या मतलब? नहीं नहीं, मेरी भी बचपन से किसी की बहू बनने की इच्छा थी, तो आज से सरस्वती तुम बड़ी बहू, मैं मिडल बहू और अमन छोटी बहू। अरे लेकिन सब घर पर बैठ जाएंगे तो कमाएगा कौन? ये घर कैसे चलेगा? अब वो तो भैया या बाकी लोग जाने, अब हमने भी अदल बदल कर ही लिया है तो कुछ नहीं हो सकता।
रश्मि और सरस्वती जी को समझ में आ जाता है कि उन दोनों की आपस की डील की वजह से इन दोनों को बहुत तकलीफ हो रही है और उनके ईगो ने दूसरों को कितनी यातनाएं दी है। अब असल में माँ जी आप सही थी, सास बनना बहुत मुश्किल है। अरे हाँ बेटा, और तू भी, मुझसे तो नहीं हो पाया सब घर के काम, वापस बदल ले क्या? हाँ हाँ बिल्कुल माँ जी, और अब आप दोनों भी बदल लीजिए। कोई आ गया तो आप दोनों को देखकर क्या सोचेगा? अच्छा है, आप दोनों के समझ में ये बात तो आई। मैं फटाक से कपड़े बदल लेता हूँ। अरे रुक जा बेटा, एक फोटो ले लेती हूँ तेरी। मेरी बेटी होती तो तेरे जैसी ही दिखती साड़ी में। और मेरा फोटो नहीं लोगी? गांव की सास के शहरी अंदाज। निधि को विकास से प्यार तो था, पर वो शादी करके उसके साथ गांव में नहीं बसना चाहती थी। मुझे गांव अच्छा लगता है, पर दिक्कत यही है कि मैं वहां रह नहीं पाऊंगी। मुझे वहां के माहौल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अरे माहौल में ढल जाओगी तुम, थोड़ा टाइम तो लो। और विकास गांव में ही रह के ऑर्गेनिक खेती करता है, इतना अलग काम है। और यहाँ शहर में क्या है, कितना प्रदूषण और भीड़ है यहाँ। पर विकास यहाँ आके भी तो खेती कर सकते हैं ना। अरे शहर में एक प्लॉट लेने में जिंदगी भर की कमाई चली जाती है, खेत कैसे लोगे? सोच ले निधि, विकास गांव का है, वहीं उसका काम भी है। तेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है, ना ही तुझे कभी काम करना था। उफ़ो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे अकेला छोड़ दो। उसी दिन निधि विकास से मिलती है। यार मेरे सारे दोस्त यही हैं। अरे दोस्त तो गांव में भी बन सकते हैं ना निधि। गांव के लोगों से कैसे दोस्ती कर पाऊंगी? मैं भी तो गांव का हूँ, मुझसे प्यार हो सकता है तो वहां के लोगों से दोस्ती भी हो ही सकती है ना। अरे यार कंफ्यूजन है बहुत। सोच लो निधि, शादी के मंडप पे छोड़ के मत जाना, वरना दोनों के परिवार की नाक कट जाएगी। अभी बोल दो, पत्रिका नहीं छपाते हैं। निधि के पास तो कोई चारा नहीं बचा। वो विकास से इतना प्यार करती है कि उसे छोड़ भी नहीं सकती। वो विकास के लिए गांव में शादी करके बसने को तैयार हो जाती है। जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है। आई होप तुमको गांव में अच्छा लगेगा। मुझे पता है गांव में और शहर में अंतर क्या है, वहां के लोगों की सोच में अंतर है। मुझे पता है कि कैसा लगेगा मुझे। तुम ये बिना देखे किसी चीज के बारे में कुछ भी सोचने की आदत छोड़ दो ना। निधि ने उस वक्त तो कुछ भी नहीं कहा, पर वो सोचती है कि सबको इस बात का एहसास तो करवाना ही पड़ेगा कि वो सही है। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा कि गांव के लोगों के लिए वो ऐसा काम करेगी कि आगे से उसे कोई किसी काम का बोलेगा ही नहीं। शादी के एक दिन बाद निधि की सास ने फरमाइश की। निधि बेटा, अपने हाथ से कुछ खाने का बना दे। बिल्कुल सासू माँ, थोड़ा सा रुकिए, अभी बनाती हूँ। ये सही मौका था निधि के पास ये बताने का कि गांव के लोगों और उसके रहन सहन में कितना अंतर है। रोटी सब्जी दलिया भाजी खाने वालों के लिए पिज्जा बना देती हूँ, तब इनको समझ में आएगा। न खा पाएंगी, न कभी कुछ बनाने की बात कहेंगे। थोड़ी देर में निधि सास के लिए पिज्जा बनाकर ले आती है। ये लीजिए माँ जी, आपके लिए मैंने ये बनाया है। इसे हम शहर में पिज्जा कहते हैं, है ना बेटा? है? आपको कैसे पता कि इसे पिज्जा कहते हैं? अरे पिज्जा को पिज्जा नहीं बोलेंगे तो क्या फ्रेंच फ्राइज कहेंगे? गांव की सास से ये सारी बातें सुन के बहू चौंक जाती है, लेकिन सास एक और ऐसी बात कहती है कि बहू जिसकी उम्मीद ही नहीं कर रही होती है। बहू, इस पिज्जा के ऊपर ओरेगानो मिला दे और थोड़ा चिली फ्लेक्स, मजा आ जाएगा। माँ जी, गांव में रह के भी आपको ये सब कैसे पता है? अरे यूट्यूब, टीवी सब खबर रखते हैं हम भी। इंटरनेट है जहाँ, जानकारी है वहाँ। अरे वाह माँ जी। अरे अभी वहाँ मत बोल,
अब जब मैं पिज्जा का फोटो लेके फेसबुक पर डालूंगी ना, तो वहां कमेंट में जाकर वहां बोलना, ठीक है? ठीक है माँ जी। अरे ठीक है माँ जी की जगह ओके मम्मी या ओके मम्मा बोल दिया करना। है? ठीक है, मतलब ओके मम्मा। निधि का तो सर ही घूम जाता है। इतना शहरी बर्ताव तो शहर में रहने वाली निधि की माँ का भी नहीं था। वो शाम को अपने पति से पूछती है, विकास, तुम्हारी मम्मी तो काफी कूल है यार। पिज्जा में क्या डालते हैं, फेसबुक पर क्या डालते हैं, सब कुछ पता है उन्हें तो। हमारे बड़े पापा के लड़के रहते हैं शहर में। बस उनके बच्चे आए थे गांव में गर्मी की छुट्टियां मनाने। उन्होंने माँ को एकदम शहरी बना दिया। उनका फेसबुक अकाउंट भी है, इंस्टाग्राम भी है और टिकटॉक बैंड हो गया, वरना वो भी बनाती थी। तभी सास वहां आ जाती है। अरे निधि, मैं तुझे टैग नहीं कर पा रही हूँ, जरा मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट तो कर दे। निधि की गांव को लेकर जो राय थी वो अपनी सासू माँ को देख के बिल्कुल बदल जाती है। और अब निधि भी सोशल मीडिया पे अपनी सास के साथ लाइव आती है और कमेंट बाजी भी करती है, ताकि सबको पता चले कि गांव में रह के भी उसका जीवन शहर जैसा ही है और उसके आसपास के लोगों के अंदाज भी एकदम शहरी है। शिल्पा शहर की पढ़ी लिखी और होशियार लड़की है, जिसकी शादी उसके पापा के सालों पुराने वादे की वजह से गांव के विकास से हो जाती है। शिल्पा की सास पुराने ख्यालों की होती है। अरे शहर की हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन आए करोगी। घर के कुछ नियम है जो तुम्हें भी मानने पड़ेंगे। हाँ मम्मी, मुझे रीति रिवाज से कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे नियम जिनका कोई मतलब ना बने, वो तो गलत है। हाय, देखो तो, अरे घर आए एक दिन पूरा नहीं हुआ और सास से जुबान लड़ाना भी शुरू। नहीं हो, बहू हो, अपनी हद में रहना सीख लो। हाँ इतने में विकास भी वहां आ जाता है। माँ, मुझे लगता है शिल्पा को घर रहने की जगह दुकान चलना चाहिए। इसकी नई चीजों की समझ और सोच हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बेटे की बात सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। अच्छा, अरे बीवी के आते ही तेरे तो सुर बदल गए। अगर ये दुकान जाने लगी तो गांव में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? है लोग क्या कहेंगे? ये कहीं नहीं जाएंगी बस। हाँ माँ के आगे और कुछ बोले बिना विकास वहां से चला जाता है और सास शिल्पा को घर के कामों में लगा देती है। उसी रात विकास और शिल्पा साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मम्मी ऐसा क्यों सोचती हैं कि औरतें कुछ नहीं कर सकती और उन्हें लोगों की इतनी चिंता क्यों है? पापा की डेथ के बाद माँ ने दुकान संभालने की कोशिश की थी, पर लोगों ने उल्टी सीधी बातें सुनाकर उनका आत्मविश्वास इतना गिरा दिया कि वो कुछ कर ही नहीं पाई और सोचने लगी कि शायद औरतें ये सब कर ही नहीं सकती, इसलिए उनसे भी नहीं हुआ। लोगों की यही तो दिक्कत है, उन्हें अपने से ज्यादा दूसरे की जिंदगी में स्वाद आता है। वैसे लोग जिनसे डरते हैं ना, उन्हें ही तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप फिक्र मत करो, मम्मी की सोच बदलने का तरीका है मेरे पास। और अगले ही दिन से शिल्पा अपनी सास की सोच बदलने और लोग क्या कहेंगे के डर को खत्म करने की जद्दोजहद में जुट जाती है। मम्मी, आपको पता है गीता, बबीता, अरे जिनके ऊपर दंगल फिल्म भी बनी है, मैं फिल्म बिल में नहीं देखती। हाँ वो हरियाणा की लड़कियां हैं, दोनों रेसलर हैं। उन्होंने जब ये शुरू किया था ना, तो लोगों ने बहुत बातें बनाई, बुरा भला बोला, मजाक भी बनाया, लेकिन उन्होंने ना किसी की सुनी, ना अपने ऊपर से विश्वास खोया और ना ही हार मानी। और देखो आज किस मुकाम पर है। अरे तो ये सब मुझे क्यों सुना रही है? हाँ नहीं नहीं, बस ऐसे ही, हमें अपने आसपास की खबरें तो रखनी चाहिए ना। ऐसा कहकर शिल्पा अपनी सास को सोच में डालकर वहां से चली जाती है।
अब शिल्पा हर दिन दुनिया के अगेंस्ट अपनी हिम्मत से सक्सेसफुल बनने वाली लड़कियों की कहानी अपनी सास को सुनाने लगती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। और माँ, आजकल बहुत चुप चुप रहती हो, सब ठीक तो है ना? बस कुछ सोचती रहती हैं, इसीलिए ज्यादा बोल नहीं पाती। ऐसा क्यों हुआ माँ, कोई दिक्कत है क्या? अरे तेरी पत्नी ही दिक्कत है। मैंने क्या किया? अरे रोज मुझे कुछ समझाने के मकसद से एक नई कहानी सुनाती है, पर खुद नहीं जानती कि मुझे सब पहले से पता है। हाँ, तो फिर दिक्कत क्या है माँ? लोग क्या कहेंगे? अरे उनका तो काम ही है कुछ ना कुछ कहना। आप ये सोचो कि उन्हें नजरअंदाज करके हम साथ मिलकर किस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। बेटे और बहू की बातों से सोच में पड़ी माँ वहां से चली जाती है। अगली सुबह सबसे पहले तैयार सास आवाज लगाकर बेटे और बहू को बुलाने लगती है। अरे कहाँ सोते पड़े हो दोनों? किसी को घर में कोई काम नहीं है क्या? हाँ, सास की आवाज सुन शिल्पा भागती हुई कमरे से बाहर निकल आती है, जिसके पीछे विकास भी बाहर आ जाता है। मम्मी, आप इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? अरे किसी नई शुरुआत से पहले भगवान का आशीर्वाद बनता है या नहीं? मैं सीधा दुकान जाऊंगी, तुम काम निपटा कर आ जाना है। सास की बात सुन शिल्पा और विकास खुशी से फूले नहीं समाते। ये हुई ना मेरी माँ वाली बात। पूरा परिवार मिलकर दुकान पर काम करने लगता है, जिसमें विकास और उसकी माँ दुकान संभालते हैं, तो शिल्पा काम को ऑनलाइन डाल शहर और इंटरनेट का काम संभालने लगती है, जिसे देख गांव में लोगों के बीच गॉसिप शुरू होते देर नहीं लगती। और क्या विकास भाई, अकेले काम संभल नहीं रहा था तो नौकर रख लेते, और तो को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? इन्हें घर में जो काम बोलो वो तो सही से करती नहीं, यहाँ आकर तो तुम्हें डुबा ही देंगी। अरे भाई साहब, अगर आपके घर की औरतें सही से काम नहीं करती ना, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ आपकी पंचायत के लिए किसी के पास समय नहीं है। हाँ, करारा जवाब सुन बातें सुनाने आए लोग मुंह लटकाए उल्टे पैर वापस चले जाते हैं। वाह मम्मी, ये तो अब दोबारा कभी भूल कर भी यहाँ नहीं आएंगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अरे बहुत हुआ, हाँ काम पर लगो चलो। तीनों आपस में काम बांटकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इसी तरह दिनों के साथ महीने बीतते हैं, जिसमें शिल्पा की पढ़ाई, विकास की मार्केट स्किल और सास की फाइनेंशियल मैनेजमेंट से उनकी दुकान बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस बन जाता है, जो गांव के साथ साथ शहर में भी अच्छा खासा मशहूर हो जाता है। अरे सच ही कहते थे तुम दोनों, लोगों का तो काम ही होता है कहना। अब हमें सुनना है या नजरअंदाज करना है वो तो हमारे ऊपर है। हाँ, आपकी शुरुआत में गालियां और आसमान छूने पर तालियां, ऐसे लोगों का तो काम ही है पलटना। इनकी बातों से हमें कभी अपनी राह बदलनी नहीं चाहिए, बल्कि अगर बातें बन रही है तो समझ जाओ कि रास्ता सही है। क्या करूं मैं इतनी सुंदर हूं तो? श्रीवास्तव मौसी का जब बेटा हुआ था, उन्होंने तभी ठान लिया था कि अपने बेटे के लिए सबसे सुंदर लड़की का हाथ मांग कर लाएंगी। श्रीवास्तव मौसी को भी बचपन से हीरोइन बन के रहने का बड़ा शौक था, तो बहू भी उनको हीरोइन जैसी ही चाहिए थी। एक दिन उन्होंने मिस गाजियाबाद डिम्पल से उसकी शादी करवा दी। यहाँ बस एक ही दिक्कत थी, डिम्पल को फेस मास्क बनाना तो आता था, पर आटा गूंथना नहीं आता था। बातें तो पक्की पक्की करती थी, पर रोटियां कच्ची पक्की बनाती थी। कमला बहन, मानना पड़ेगा, आप शहर की सबसे सुंदर लड़की को ब्याह कर ले आई है अपने बेटे के लिए। अब इसमें हमने तो कुछ नहीं किया भाई साहब, सब ऊपर वाले की कृपा है। जी जी, तो क्या क्या कर लेती है आपकी बहू? सब कुछ। जाओ बेटा डिम्पल, शर्मा जी के लिए थोड़ा नाश्ता पानी बना लाओ।
डिम्पल नजदीक जाकर श्रीवास्तव मौसी के कान में फुसफुसाती है। मम्मी जी, नाश्ता बनाना तो नहीं आता, सिर्फ पानी ले आओ। अरे बेटा, तुझे देखने कितने लोग आए हैं, इन सबको पानी पिलाने का ही इरादा है क्या? सुंदर हूँ इसलिए देखने आए हैं। क्या करूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ तो आप ही बताओ ना, क्या करूँ मैं? अरे बेटा, कुछ मत कर, खाना बनाना सीख ले बस। श्रीवास्तव मौसी के लिस्ट में सुंदरता सबसे ऊपर आती थी और उन्हें उसी का फल मिला। उनके बेटे अशोक ने एक दिन माँ से शिकायत की। माँ, कैसी बहू ढूंढ कर लाई हो? मैं शाम को थक हार कर घर लौटता हूँ तो मुझे कहती है, आज पेडिक्योर करना है, करवा दोगे? अरे जबकि दिन भर काम करके पाँव मेरे थके थे। अरे बेटा, ठीक है ना, धीरे धीरे सीख जाएगी। अरे क्या सीख जाएगी माँ, उससे कुछ भी नहीं आता। हफ्ते भर का शेड्यूल बना लिया है उसने, पेडिक्योर, हेड मसाज, मुल्तानी मिट्टी का ये वो, अरे पता नहीं क्या क्या। अरे मुझे तो नाम भी नहीं आते। देख बेटा, खाना बनाना, सब्जी काटना, ये सब सीखा जा सकता है, पर सुंदरता नहीं सीखी जा सकती। इतनी सुंदर बहू मिली है, फिर भी तू खुश नहीं है। कैसा बेटा है तू? श्रीवास्तव मौसी का मानना था कि समय रहते बहू सब सीख जाएगी, पर मिस गाजियाबाद से शादी कराने के बाद घर का जो नाम हुआ है वो जरूरी है। अरे सबकी बहू खाना बना लेती है, हमारे घर में तो काम वाली दीदी भी है, पर हमारे घर में जितनी सुंदर बहू है ना, उतनी किसी के घर में नहीं। ऐसा श्रीवास्तव मौसी सबको कहती रहती। फिर एक दिन वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। डिम्पल को पिंपल हो गया। डिम्पल घर में छुपी बैठी थी, पर ऐसी खबर छिपती कहाँ है। शर्मा जी घर में अपने बेटी की शादी का न्योता देने आए तो उन्होंने पूछ लिया, अरे आज आपकी बहू नहीं दिख रही? हाँ, वो ना थोड़ा काम में बिजी है, आती ही होगी। और इतने में डिम्पल सही में किसी काम से वहां आ जाती है। बस शर्मा जी की नजर पड़ जाती है डिम्पल के पिंपल पर, जो उन्हें चांद पे दाग जैसा लगता है। पूरे शहर में बात फैल जाती है कि डिम्पल को पिंपल हो गया है। ये दिक्कत काफी गंभीर थी और श्रीवास्तव मौसी को पता था कि अगर ऐसा चलता रहा तो उन्होंने जो हासिल किया था सब मिट्टी में मिल जाएगा। उन्होंने फट से डिम्पल को अपने कमरे में बुलाया। अरे बेटा, शर्मा जी के बेटे की शादी 1 हफ्ते में ही है, हमें उससे पहले ही तुझे वापस सुंदर बनाना पड़ेगा। तू बता, तुझे मेकअप के लिए क्या क्या चाहिए? डिम्पल की दी गई लिस्ट का सामान श्रीवास्तव मौसी शाम को ही ले आती है और उसके बाद शुरू होता है डिम्पल का मेकओवर। 1 हफ्ते में सारे क्रीम्स पाउडर टेस्ट हो चुके हैं और डिम्पल और श्रीवास्तव मौसी रेडी हो जाते हैं शर्मा जी के बेटे की शादी के लिए। शादी के दिन डिम्पल बहुत सुंदर लग रही थी। श्रीवास्तव मौसी को उम्मीद थी कि बस अब तो हर जगह वो और डिम्पल ही छाए रहेंगे, चाहे शादी किसी की भी हो। पर जब वो शादी में पहुंचते हैं तो उन्हें बाहर शर्मा जी लोगों का स्वागत करते मिलते हैं। अरे कमला जी, सही समय पर आई हैं, आप ही का इंतजार था। हमने भी हमारे बेटे के लिए मिस अहमदाबाद ढूंढी है। डिम्पल और श्रीवास्तव मौसी दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं शर्मा जी की बहू को देखकर। वो तो डिम्पल से भी ज्यादा सुंदर थी। क्यों, हमने भी अच्छी बहू ढूंढी है ना? हाँ शर्मा जी, बाकी आजकल के ज़माने में सुंदरता से क्या होता है भाई। देखो, बूढ़े तो सब होते हैं, मैं तो मानती हूँ कि बस रोटियां गोल बना दे, इससे ज्यादा क्या चाहिए। सुंदरता का क्या है, ढल जाती है, पर गुण वो हमेशा रहते हैं। अरे वाह वाह, इतना बड़ा ज्ञान आपको कोई गुरु भी नहीं देता, जितना बड़ा ज्ञान आपको एक छोटे से पिंपल से मिल गया। अगले दिन जब अशोक डिम्पल से बात कर रहा होता है, कल शादी में मिस अहमदाबाद के बाद सब मिस गाजियाबाद यानी तुमको ही देख रहे थे। क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं तो आप ही बताओ, क्या करूं? क्या करूं मैं?
मैं तो कहती हूँ कि घर का कोई काम कर या फिर बाहर अपने लिए कोई काम ढूंढ ले। है? क्या कहा माँ जी? हाँ जी, सुंदरता का क्या है? कल तूने मिस अहमदाबाद से मात खाई, आगे कोई मिस हैदराबाद आ जाएगी या मिस फैजादाबाद आ जाएगी, इसलिए काम पर ध्यान दो। हाँ। और कुछ महीनों बाद, अरे बहू, काम करने के बाद तू सुंदर नहीं, अति सुंदर हो गई है। बाबा का ढाबा। शहर के घंटाघर के पास एक बूढ़ा बूढ़ी एक छोटा सा ढाबा चलाते थे। दोनों एक दूसरे का सहारा थे और किसी तरह अपना पेट पाल रहे थे, लेकिन महंगाई ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। आज सुबह से सिर्फ 2 ग्राहक आए हैं और शाम के 5 बज गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। वो सब कह रहे हैं कि बाजार में मंदी आ गई है, इसीलिए सबकी गिराई नहीं चल रही। अरे बुढ़ापे में पैसों के लिए इतनी मगजमारी करनी पड़ रही है। अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं तो काम धाम हो जाता है, बिस्तर पर आ गए तो पता नहीं कैसे चलेगा। बेटा बेटी सब छोड़ के चले गए हमको, बस गरीबी ने नहीं छोड़ा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, सुनते सुनते हमारी आंखों में अंधेरा छा गया। कल भी बचा हुआ खाना कुत्तों को देना पड़ा था, आज भी यही करना पड़ेगा। रोज की तरह आज भी ग्राहकी नहीं हुई थी। रात को बाबा और अम्मा सड़क किनारे बने अपने ढाबे में ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ही एक ग्राहक आ जाता है। बाबा जरा एक चाय और एक कचौरी तो देना। जी भैया, अभी गर्मा गर्म कचौरी तल के दे रहा हूँ। एक ही चाहिए बेटा? आपके साथ आई मैडम जी नहीं खाएंगी क्या? नहीं नहीं, मैं ये सब रोड की चीजें नहीं खाती हूँ, आप इन्हें ही खिला दो। और जल्दी करो ना, रितेश मूवी जाने के लिए लेट हो रहा है। अरे बाबा, लाल चटनी ज्यादा डालना। हाँ। लेकिन उसके बाद फिर पूरे दिन कोई ग्राहक नहीं आता और फिर से सारा खाना वेस्ट हो जाता है। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है और तभी एक दिन एक लड़का वहां अपना मोबाइल लहराते हुए पूछता है, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज हम हैं किशनगंज के बाबा के ढाबे पर। चलिए देखते हैं कि बाबा क्या क्या बनाते हैं। बाबा, तो आज क्या खास बनाया है आपने? अरे भैया जी, आज ये समोसे बनाए हैं, कितने बांध दूं आपको? हाँ भैया जी, लाल चटनी के साथ बहुत अच्छे लगेंगे, ले लीजिए ना। ये देखिए दोस्तों, समोसे को बांध कर दिखा रहे हैं और ये लाल चटनी को देख के तो मुंह में पानी आ गया। आज तो मजा आ जाएगा, आइए चखते हैं दोस्तों। लड़का समोसा चखते ही तारीफों के पुल बांध देता है। वाह वाह वाह, मजा आ गया, इतना अच्छा समोसा मैंने तो कभी नहीं खाया। आपको यहाँ जरूर आना चाहिए और ये समोसा जरूर खाना चाहिए। और एक चीज, ये देखो, ये रोड साइड पर इनका ढाबा है, इनकी हेल्प तो होनी ही चाहिए। अच्छा, वैसे और क्या क्या बनाते हैं आप? बेटा, पराठे मैगी सब बनाते हैं। वाह वाह, इतना अच्छा खाना बनाते हो, बहुत भीड़ होती होगी। अरे नहीं बेटा, कोई नहीं आता हमारे ढाबे पे, पैसे पैसे को तरस गए हैं। अरे आप रो क्यों रही हैं? रोइए मत, क्या हो गया है? अरे बेटा, कुछ बिकता ही नहीं है, आधे भाव में चीजें बेच रहे हैं, प्यार से बना रहे हैं, फिर भी। तो आप दोनों ही हैं? कोई बच्चे बच्चे नहीं है क्या आपके? अरे बेटा, जो है वो हमें छोड़ के कहीं चला गया है, उसके कारण ही हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। जो थोड़ा बहुत पैसा हमने इस ढाबे से बनाया था, वो सब लेकर भाग गया था। ओह, देखिए आप चिंता मत करिए,
मैं आपका वीडियो सोशल मीडिया पर डालने वाला हूँ और फिर देखना कितनी जल्दी लोग आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। वो लड़का अपने कैमरा से बाबा के ढाबे का वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पे शेयर कर देता है। वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो जाता है और कुछ ही घंटों में वीडियो में दिए अकाउंट में करीब 1 लाख रुपए जमा हो जाते हैं। लड़का अगले दिन फिर ढाबे पे जाता है। बाबा आप रोइए मत, पब्लिक ने आपका सारा दुख दूर कर दिया है। आपके खाते में 1 लाख रुपए आ गए हैं। अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, टेंशन भूल जाइए और मजे कीजिए। अरे बेटा, तुम्हारा हम कैसे धन्यवाद करें। तुम्हारे कारण इस दुकान पर आज इतनी भीड़ लगी है, वरना हम दोनों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। अरे चुक चुक जियो बेटा, तुमने आज एक गरीब का भला किया है। भगवान तुम्हें बहुत तरक्की देंगे। बाबा की कहानी सोशल मीडिया के बाद टीवी पर भी फेमस हो जाती है और टीवी पर बाबा का बेटा उनकी कहानी देख लेता है और उसकी नजर बाबा के खाते में आए रुपयों पर पड़ती है। 1 लाख रुपया, वो भी एक दिन में? अरे ऐसा ही चलता रहा तो ये दोनों तो करोड़पति हो जाएंगे और मैं ऐसा ही रह जाऊंगा। लगता है यही समय है इनके पास वापस जाने का। 2-3 इमोशनल डायलॉग चिपका दूंगा, दोनों मान जाएंगे। और ये देखकर बाबा का बेटा उनके पास वापस चला जाता है। अब बाबा मैं आ गया बाबा। अब मैं आ गया हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अब तो मेरी आंखें खुल गई है बाबा। अरे बेटा, कितना याद करते थे तुझे मेरे लाल। अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के अब कहीं मत जाना। अरे नहीं नहीं माँ, तब तो मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब नहीं। मुझे माफ कर दीजिए माँ बाबूजी। बाबा काफी नरम दिल के इंसान थे और बेटे के आने की खुशी उनके लिए पैसों से कहीं ज्यादा होती है। वो अपने बेटे को माफ कर देते हैं। बेटा, हम तो कुछ साल में बचेंगे भी या नहीं कोई भरोसा नहीं, लेकिन तू मेहनत करके ये ढाबा चलाना, और इसलिए आज से मैं ये ढाबा और ये पैसे तेरे नाम करता हूँ। अब हमारी तो उम्र हो गई है, अब तू काम करना और हम घर बैठकर खाएंगे। ये कहकर बाबा सारा पैसा अपने बेटे को दे देते हैं और आराम से अपनी पत्नी को लेकर अपने पुराने घर चले जाते हैं। ढाबे पर काफी भीड़ बढ़ती है। कुछ दिन में ही बेटा काफी पैसे कमा लेता है। एक दिन जब व्लॉगर लड़का वहां पहुंचता है तो देखता है ढाबा बंद है। वो बाबा के पास जाता है। अरे बाबा, आपने अपना ढाबा क्यों बंद कर दिया? ढाबा बंद नहीं तो? वो लोग वहां जाते हैं तो पड़ोसी बताते हैं कि ढाबा तो पिछले 4 दिन से खुला ही नहीं। बाबा ढाबे को अपने पास रखी चाबी से खोलते हैं तो देखते हैं कि ढाबे में एक बर्तन तक नहीं है। बाबा सर पकड़कर बैठ जाते हैं। हमारे बेटे ने हमें फिर से बर्बाद कर दिया। पर हमारे पास तो वापस बर्तन खरीदने तक के पैसे नहीं है। बर्तन भी बेचकर खा गया होगा नालायक। बाबा आप चिंता मत करो, आप काफी फेमस हो, लोग फिर से आपकी मदद कर देंगे। बस इस बार अपने बेटे को दूर रखना ढाबे से। अब की बार बाबा ढाबे पे एक बोर्ड लगवाते हैं जिस पर लिखा है सिर्फ बाबा का ढाबा। ये सिर्फ क्यों लिखवाया है जी? ताकि अपने बेटे को पता चले कि ये सिर्फ उसके बाबा का है, उसके लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं।